चलिए हेडिंग डालिए, नया चैप्टर है औसत, एवरेज बोलते हैं इसको। औसत, एवरेज। अब मान के चलिए मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 2 प्रश्न यहां से बनेंगे, मिनिमम बोल रहा हूं 2 प्रश्न बनेंगे यहां से। आपका जो एग्जाम होगा छात्रावास अधीक्षक का, मिनिमम 2 प्रश्न बनेंगे, ज्यादा बन सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 प्रश्न आपको दिखेंगे ही औसत से। आप जनरल कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, व्यापम का, चाहे आरआई का उठा लीजिए, पटवारी का उठा लीजिए, आपको औसत से 1 प्रश्न 2 प्रश्न हर बार हर साल एग्जाम में दिखाई देगा आपको, एवरेज से, औसत से। आप अभी महिला पर्यवेक्षक एग्जाम देखे होंगे, महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया था 2 प्रश्न, 2 प्रश्न पूछा गया था महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में। और आप उठा के देखिए उसका सहकारिता का एग्जाम हुआ था अभी, सहकारिता के एग्जाम में पूछा गया था 1 प्रश्न औसत का। हर एग्जाम में बनता है प्रश्न। आप पटवारी का पेपर उठा के देखिए 2022 में जो हुआ था, वहां पर पूछा गया था। शिक्षक भर्ती का ही पेपर उठा के देख लीजिए आप, 2023 में जो हुआ, वहां पर औसत का प्रश्न पूछा गया था। तो व्यापम के कोई भी एग्जाम को आप उठा के देखिए, औसत का प्रश्न आपको मिलेगा ही। इवन व्यापम छोड़िए, आप एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, पीएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपको औसत के प्रश्न मिलेंगे ही। जहां एप्टीट्यूड विषय है, गणित विषय है, औसत का प्रश्न आना तय है एकदम। चलिए देखते हैं, समझते हैं औसत क्या होता है। बहुत सारी बातचीत है, पहले समझिए, सीधे क्वेश्चन में नहीं आना है, ध्यान रखिएगा। किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो पहले पूरा बेसिक सीखेंगे। औसत क्या होता है, तो बचपन से औसत का एक फॉर्मूला याद करते आ रहे हैं। वो औसत का फॉर्मूला क्या याद करते आ रहे हैं? सभी परिमाणों का योग, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, परिमाणों की संख्या। ये फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसी को आप सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या बोलते हैं। सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस लेता हूं, कुछ परिमाण लेता हूं, 2 4 6 8 10, इनका औसत निकालना है। तो इनका औसत आसानी से निकाल पाएंगे आप। क्या करेंगे? सभी परिमाणों का योग, देख सकते हैं, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। सभी परिमाणों का योग कितना? 30, 30 बटा 5 कितना आएगा? 6। एकदम सिंपल सा है। सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। परिमाण क्या क्या है यहां पर? तो परिमाण आपको दिए गए हैं, देख सकते हैं, 2 4 6 8 10, ये परिमाण आपको दिए गए हैं। इन परिमाणों का योग करो, डिवाइड बाई परिमाणों की संख्या। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सिर्फ इतना सब करने की आवश्यकता नहीं थी आपको, सीधे प्रथम पद अंतिम पद दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते तो भी औसत आ जाता। फालतू का काम इतना लंबा चौड़ा किए। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा चल सकता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करते तो भी औसत आ जाता। तो अभी फिलहाल मत करिए, आगे चलकर बताऊंगा कब करते हैं, क्यों करते हैं। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा ये भी नहीं करते, इससे भी आसान बीच वाले पद को सीधे औसत बोल देते। कुछ लोग के मन में ये भी आ सकता है कि बीच वाले पद को सीधे औसत बोलते, ये भी क्यों करना, सीधे देखो बीच में कौन है? 6, औसत क्या हो गया? 6। तो फिलहाल ये भी मत करो, ये भी बताऊंगा कि बीच वाले पद को औसत बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, सारी बातें समझाऊंगा आपको। आराम से बढ़ेंगे आगे। फिलहाल औसत का आपके पास एक ही फॉर्मूला है, वो है सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये सब अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, ये सारी बातें निकल के आएंगी। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 से भाग देने पर भी औसत आता है, लेकिन क्यों आता है, कब आता है, उस पर बात करेंगे। हर जगह पे नहीं आता है, समझ आ रहा है? क्यों आता है, कब आता है, बात करेंगे। बीच वाले पद को भी औसत बोलते हैं, लेकिन हर जगह पे नहीं बोलते हैं। क्यों बोलेंगे, कब बोलेंगे, इस पे बातचीत करेंगे अपन। फिलहाल एक ही फॉर्मूला जो कि हर जगह पर लगेगा, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या।
ये फॉर्मूला तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया। बात करते हैं औसत एक्चुअल में क्या होता है। कहने का मतलब औसत की परिभाषा, औसत जो है एक्चुअल में होता क्या है, कहने का मतलब औसत की परिभाषा पे जोर देंगे, क्योंकि लगभग 70% चैप्टर जो है इसी पे चलेगा। 70% चैप्टर इसी पे चलने वाला है। औसत की परिभाषा को ध्यान से समझेंगे। किसको बोलते हैं औसत, औसत बताता क्या है, ध्यान से समझना। एक परिवार में मान लो 3 सदस्य हैं ए बी सी। एक परिवार में 3 सदस्य हैं ए बी सी। ए के पास है 5 रुपया, बी के पास है 10 रुपया और सी के पास है 15 रुपया। परिवार में 3 सदस्य हैं ए बी सी। ए के पास 5 रुपया, बी के पास 10 रुपया, सी के पास 15 रुपया। औसत क्या बोलता है, औसत बोलता है सभी मानों को जोड़कर, सभी मानों को जोड़कर। तो सभी मानों को जोड़ा तो कितना आया 30। औसत बोलता है सभी मानों को जोड़कर, तो मैंने जोड़ दिया, सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए। सभी मानों को जोड़कर मैंने जोड़ दिया, 30 आया। प्रत्येक व्यक्ति में कितने लोग हैं 3, तो प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए। तो मैं प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांटा, तो ए को कितना मिला 10, बी को कितना 10, सी को कितना 10। यही जो बराबर वाला हिस्सा है यही क्या कहलाता है, औसत। समझ पा रहे हैं बात को। औसत क्या बोल रहा है कि सभी मानों को जोड़कर, तो मैंने सभी मानों को जोड़ा, तो सभी मानों को जोड़ने पर आया 30। सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांट दीजिए। तो 30 रुपए को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटूंगा, तो प्रत्येक को 10 10 और 10 मिलेगा। ये बराबर वाला हिस्सा ही क्या है, औसत है। तो औसत का एक्चुअल मतलब क्या होता है, बराबर वाला हिस्सा। बराबर वाला हिस्सा, बराबर वाला हिस्सा इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिए, अभी बहुत सारी बातचीत करेंगे परिभाषा पे, बहुत सारी बातचीत होगी, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि औसत एक्चुअल में क्या होता है। तो अभी तक आपने क्या देखा, एक बार देख लो वापस से। औसत का ये फॉर्मूला बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसी को आपने दूसरे शब्दों में ऐसा पढ़ा होगा, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैंने एग्जांपल लिया, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं 2 4 6 8 10, इनका औसत निकालो। तो आपने बता दिया सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। इसको अभी छोड़ दो, इस पे ध्यान बिल्कुल मत लगाओ। सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या कितना आया, 6 आ गया। ये तो औसत का फॉर्मूला हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं कि औसत एक्चुअल में क्या होता है, औसत की परिभाषा। तो मैंने एग्जांपल लिया कि ए बी सी 3 सदस्य हैं एक परिवार में। ए के पास है 5 रुपया, बी के पास है 10 रुपया, सी के पास है 15 रुपया। औसत क्या बोलता है, सभी मानों को जोड़कर, जोड़ दिया 30 आया। सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांटो। तो 30 रुपए को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटा, तो प्रत्येक को कितना मिला 10 10 और 10, यही 10 का कहलाएगा औसत। तो मैंने क्या बोला, औसत का मतलब बराबर वाला हिस्सा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सभी मानों को जोड़ दिया, ध्यान से समझेंगे, सभी मानों को जोड़ा, जोड़ने के बाद जो आया है उसको प्रत्येक में बराबर बराबर बांटा, वो बराबर वाला हिस्सा ही क्या है, औसत। बनेगा यहां तक? वापस आएंगे इस पे भी, अगले 5 मिनट के बाद वापस इस पे आएंगे अपन। बढ़े आगे, नोट कर लिए इसको, नोट करते चलिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स और प्रैक्टिस शीट यही दो काम आएगी बस। बुक वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स जो क्लास में पढ़ा रहा हूं उसको लिखिए प्रॉपर, और प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलते रहेगी। इतना काम करना है बस। बढ़े, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। 3 लड़के हैं ए बी सी, ए बी सी 3 लड़के हैं। ए का भार है 40 किलोग्राम, बी का भार है 50 किलोग्राम और सी का भार है 60 किलोग्राम। 3 लड़के हैं ए बी सी, ए का भार है 40, बी का भार है 50 और सी का भार है 60 किलोग्राम। तीनों का अलग अलग भार दिया हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तीनों का औसत भार ज्ञात करें।
तीनों का औसत भार ज्ञात करें। बता पाएंगे? बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके बैठेंगे, ध्यान रखिएगा भाई, आलस पने के साथ मत बैठेंगे क्लास में, एनर्जी के साथ बैठिए और जो चीजें पूछूंगा उसका रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। उबासी वगैरह, नींद वगैरह दूर कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हैं, एसी चल रहा है, उबासी आ रहा है, नींद आ रहा है, जो मन कर रहा है लेते रहो। जो मन कर रहा है वो करना है तो क्लास के बाहर जाके कर लीजिए आराम से। उबासी वगैरह आ रहा है तो उसको दूर करके बैठेंगे मेरी क्लास में, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये नहीं कि उबासी आ रहा है लिए पड़े हैं तो मेरे को दिक्कत होगा उससे। आराम से बैठिए, एनर्जी के साथ बैठिए, बेसिक चीजें चल रही हैं, अच्छी चीजें भी आएंगी जो आपको नहीं पता होंगी। अभी लग रहा है कि ये सब पता है, लेकिन आगे चलकर कुछ पता नहीं होगा आपको, तो वैसी चीजें भी आएंगी। उसके लिए पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा, और बेसिक से बता रहा हूं ताकि किसी बच्चे को कोई लॉस ना हो। एकदम बेस बता रहा हूं, एकदम बेस औसत का देखना। तो अभी औसत का परिभाषा समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया औसत, तो कुछ दिक्कत होगी ही नहीं आपको। आपका आगे आने वाला जो चैप्टर है औसत का पूरा 70% पोर्शन जो है वो पूरा परिभाषा पे टिकता है। अगर परिभाषा को समझ गए हैं, दिमाग में बैठा लिए हैं, तो देखना ये चैप्टर ऐसा है, या तो अच्छी से बनेगा या तो नहीं बनेगा। फिर औसत का चैप्टर ऐसा है, या तो बहुत अच्छी से बनता है या तो फिर बनता ही नहीं। कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें, जोड़ घटाओ गुणा भाग है, कैलकुलेशन 2 लाइन से ऊपर नहीं होता है। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस देखेंगे औसत के, कैलकुलेशन 2 लाइन से ऊपर का नहीं है, केवल गुणा करो, जोड़ो, भाग दो, यही चलेगा आपका। जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए समझना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा एनर्जेटिक होके बैठेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे इधर पे। मेरा प्रश्न था, 3 लड़के हैं ए बी सी, ए का भार 40 किलोग्राम, बी का भार 50 किलोग्राम, सी का भार 60 किलोग्राम। तीनों लड़कों का औसत भार पूछा, बता पाएंगे कितना आ जाएगा? 50 किलोग्राम। औसत भार, एवरेज वेट, तो आप क्या बोलेंगे? औसत भार मतलब सभी परिमाणों का योग। तो परिमाण क्या है? भार, ए का भार प्लस बी का भार प्लस सी का भार, डिवाइड बाई 3 करेंगे। ए का भार कितना है? 40, बी का भार 50, सी का भार 60, डिवाइड बाई 3 कितना जाएगा? 150/3 मतलब कितना? 50 किलोग्राम। इसमें कोई डाउट नहीं है, तीनों का अलग अलग भार दिया था, आपने तीनों का औसत भार बता दिया। मन में फिर से आएगा कि सर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करने पर यहाँ पे भी आ रहा है, बीच वाले पद को औसत बोलूंगा तो यहाँ पे भी आ रहा है। तो बात करेंगे, समझाऊंगा बीच वाले पद को औसत क्यों बोलते हैं। माध्यिका कारण बनेगा वहां पे, माध्यिका सुने किसको बोलते हैं? माध्यिका। माध्यिका को रिलेट करेंगे औसत के साथ, एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। फिलहाल दिमाग में मत लाइए, एक ही तरीका आपके पास है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो तीनों का अलग अलग भार दिया था, औसत भार पूछा, आपने तुरंत औसत भार बताया, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या करके कितना आ गया? 50। अब मैं कुछ और आपको डेटा दे रहा हूं। इस बार मैं बोला 3 लड़कियां हैं ए बी सी, इस बार मैं बोला 3 लड़कियां हैं ए बी सी, इन तीनों का औसत भार खुद से दे दिया मैं, इन तीनों का औसत भार मैं खुद से दे दिया 40 किलोग्राम। 3 लड़कियां हैं एबीसी, इन तीनों का औसत भार खुद से मैं आपको दे दिया 40 किलोग्राम। अब तीनों का औसत भार खुद से आपको मैं दे दिया 40 किलोग्राम, इन तीनों का औसत भार 40 किलोग्राम है, ध्यान से समझेंगे, खुद से मैं आपको दे दिया हूं। तो यहां पर क्या डेटा निकल के आएगा? तो आप क्या बोलेंगे? तीनों का औसत भार कितना है? 40। अब औसत भार क्या होता है? सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। परिमाण मतलब ए का भार, बी का भार, सी का भार, तीनों का योग बटे 3। औसत भार कितना दिया है? 40। तो यहां से आप ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकाल पाएंगे क्या? तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 3 का 40 में गुणा हो जाएगा ना, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना जाएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 120 किलोग्राम आ जाएगा। और ये ए प्लस बी प्लस सी क्या बता रहा है? तीनों का कुल भार। ए प्लस बी प्लस सी क्या बता रहा है? तीनों लड़कियों का कुल भार, तीनों लड़कियों का कुल भार। वापस से देखिए, ए बी सी 3 लड़कियां हैं, तीनों का औसत भार आपको प्रश्न में दिया हुआ है 40 किलोग्राम। अब औसत भार 40 किलोग्राम दिया हुआ है,
तो आप औसत भार इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए का भार प्लस बी का भार प्लस सी का भार बटा 3। औसत भार दिया हुआ है 40, लिख दीजिए। तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा, 40 इंटू 3 मतलब कितना, 120 किलोग्राम। और ये ए प्लस बी प्लस सी क्या बता रहा है, ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों लड़कियों का कुल भार। तो यहां से समझ क्या आ रहा है आपको, जब इंडिविजुअल भार दिया रहेगा, ये देखिए इंडिविजुअल मतलब अलग अलग भार दिया रहेगा, तो आप क्या बता सकते हैं, औसत भार। और जब औसत भार दिया रहेगा तो आप क्या बताएंगे, कुल भार। समझ आ रहा है, यही दो पैटर्न चलता है पूरे औसत के चैप्टर में। जब आपको अलग अलग भार दिया रहेगा तो आप क्या बताएंगे, औसत भार। और जब आपको औसत भार दिया रहेगा तो आप क्या बताएंगे, कुल भार। लेकिन कुल भार बताने के लिए इतना सब तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा है, कुल भार बताने के लिए इतना सब तामझाम करना ही नहीं है, परिभाषा को पकड़ना है। अब देखो अगले 10 मिनट केवल परिभाषा पे कुछ कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, परिभाषा को पकड़ना है। इतना सब तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा लिखूंगा फिर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालूंगा। ध्यान से समझना, 3 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, तीनों का भार अलग अलग मेरे को पता है क्या, नहीं पता है। तीनों का औसत भार दिया है कितना, 40। ये औसत भार 40 क्या बता रहा है, ध्यान से समझो। ए बी सी 3 लड़कियां हैं, तीनों का कुछ कुछ भार होगा, मेरे को नहीं पता। मैं क्या किया हूँ, तीनों का टोटल, इस टोटल को उन तीनों में बराबर बराबर बांटा हूंगा। तो वो बराबर वाला हिस्सा कितना है, 40। औसत का मतलब क्या, वो बराबर वाला हिस्सा। अब यहां पर औसत दिया है कितना, 40। तो 3 लड़कियां हैं, तीनों का कुछ कुछ भार होगा, मेरे को नहीं पता तीनों का क्या है भार। मैं क्या किया हूँ, तीनों का टोटल निकाला हूंगा। तो फिलहाल मेरे को टोटल भी नहीं पता, फिलहाल नहीं पता। इस टोटल को उन तीनों लड़कियों में जब बराबर बराबर बांटा होगा तो प्रत्येक लड़की को कितना मिला होगा, 40 40 40। तो टोटल तो बता सकता हूं कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3 मतलब कितना, 120। समझ आ रहा है, औसत का मतलब वो बराबर वाला हिस्सा। समझ आ रहा है, सभी परिमाणों को जोड़ा गया होगा, जोड़ने के बाद जो आया होगा उस टोटल को प्रत्येक में बराबर बराबर बांटा होगा। जो बराबर वाला हिस्सा है वही क्या है, औसत। यहां पर वो बराबर वाला हिस्सा कितना है, 40। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3 120। लेकिन किस लड़की का भार कितना है मेरे को नहीं पता, मेरे को टोटल पता है कितना आएगा, 120। अगर आप बोलेंगे बताओ ए का एक्चुअल भार नहीं पता, बी का एक्चुअल भार नहीं पता, सी का एक्चुअल भार कितना होगा नहीं पता, लेकिन तीनों का टोटल कितना होगा 120 में ये बता सकता हूं। तो जब आपको इंडिविजुअल भार दिया होगा तो आप औसत बता देंगे, जब आपको औसत दिया होगा तो सबसे पहला काम क्या होगा, टोटल बताने का होगा। 3 लड़कियों का औसत भार 40 है, मतलब वो बराबर वाला हिस्सा आपको प्रश्न में दे दिया 40। तो ये जो टोटल है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3 मतलब कितना, 120। देखो क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से समझना और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये जो टोटल है, ये जो टोटल है, ध्यान से समझना, ये जो टोटल है, इस टोटल को निकालने का 2 तरीका है। इस टोटल को निकालने का 2 तरीका, या तो आप मेरे को बता दो ए का अमाउंट कितना है, बी का अमाउंट कितना है, सी का अमाउंट कितना है। इस टोटल को निकालने का, ध्यान से देखना एक बार क्या बोल रहा हूं, पूरे चैप्टर का ये पूरा चैप्टर का सार है, यही चलता है। इस टोटल को निकालने का 2 तरीका। पहला तरीका, आप मेरे को बता दो ए के पास कितना रुपया, बी के पास कितना रुपया, सी के पास कितना रुपया, मैं बता दूंगा टोटल कितना है। एकदम सिंपल सी बात यार, ए के पास कितना रुपया बता दो, बी के पास कितना रुपया बता दो, सी के पास कितना रुपया बता दो, मैं बता दूंगा तीनों का टोटल रुपया इतना है। एकदम बच्चों वाला काम हो गया। तो या तो आप मेरे को तीनों के पास बता दो अलग अलग कितना कितना रुपया है, मैं टोटल बता दूंगा जोड़कर 30 है। अगर आप मेरे को ये नहीं बता रहे हो, ध्यान से समझना, अगर आप मेरे को ये नहीं बता रहे हो, इसको छुपा लिया, अगर आप मेरे को ये नहीं बता रहे हो तो क्या बता दो, औसत। अगर आप मेरे को ये नहीं बता रहे हो तो मेरे को औसत बताओ फिर। आप मेरे को बोले तीनों के पास औसतन कितना रुपया है, 10। आप मेरे को बोले तीनों के पास औसतन 10 रुपया है, मतलब ये बराबर वाला हिस्सा क्या है, 10। तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 30। लेकिन इस स्थिति में
अलग अलग किसके पास कितना रुपया नहीं बता पाऊंगा। समझ आ रहा है? अगर मैं ये डेटा छुपा लिया, ये पूरा छुपा लिया, केवल आपको ये 10 दिखा रहा हूं मैं, केवल आपको ये 10 दिखा रहा हूं, तो टोटल तो बता दोगे कितना आएगा 30, लेकिन एक्चुअल में ए के पास कितना रुपया नहीं बता सकता, बी के पास कितना नहीं बता सकता, सी के पास कितना नहीं बता सकता। क्लियर हो पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? इस टोटल को निकालने का दो तरीका है, एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूं, यही पूरे चैप्टर में चलता है। इस टोटल को निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका कि आप इंडिविजुअल बता दो, ए के पास कितना रुपया, बी के पास कितना रुपया, सी के पास कितना रुपया, टोटल में बता दूंगा, तीनों को जोड़कर बता दूंगा, तो बच्चों वाला काम है एकदम। अगर ये डेटा आप नहीं बता रहे हो मेरे को, ये डेटा आप नहीं बता रहे हो, ये देखो इसको छुपा दिया, ये डेटा आप नहीं बता रहे हो, तो आप मेरे को क्या बताओ, फिर आप मेरे को औसत बताओ। आपने बोला तीनों के पास औसतन 10 रुपया है, मतलब ये बराबर वाला हिस्सा कितना है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 30। लेकिन इस स्थिति में एक्चुअल में एक के पास कितना पता है क्या, बी के पास कितना नहीं पता, सी के पास कितना नहीं पता, टोटल पता है कितना 30। तो वही बात यहां पर हो रही थी, ए बी सी तीन लड़कियों का औसत भार 40 है, मतलब ये बराबर वाला हिस्सा आपको पता है कितना 40, तो आप टोटल बता दोगे कितना 120, लेकिन अलग अलग किस लड़की का भार कितना है मेरे को नहीं पता है। क्लियर हुआ क्या बोलना चाह रहा हूं? अलग अलग किस लड़की का भार कितना है मेरे को नहीं पता, तो औसत से मैं टोटल तो बता दूंगा, लेकिन अलग अलग भार नहीं बता पाऊंगा। जैसे ही मैंने बोला तीन लड़कियों का औसत भार 40, आपके दिमाग में चलेगा तीन लड़कियां हैं, तीनों का कुछ कुछ भार होगा, मैंने क्या किया है टोटल, फिलहाल टोटल भी नहीं पता, इस टोटल को तीनों में बराबर बराबर बांटा, तो प्रत्येक को कितना मिला 40 40 40, तो टोटल कितना 120, लेकिन अलग अलग लड़की का भार मेरे को नहीं पता। यही चलेगा देखना पूरे चैप्टर में, औसत दिया रहेगा, टोटल निकालना होगा। समझ आया यहां तक? कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, देखिए स्टेटमेंट लिख रहा हूं कुछ। मैं बोला 10 लड़कों का औसत भार, 10 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है। अभी क्वेश्चंस में नहीं आया हूं, मैं केवल औसत की बात कर रहा हूं। 10 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है, तो 50 क्या है समझ आ रहा है, वो बराबर वाला हिस्सा क्या है 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 500, लेकिन अलग अलग किस लड़के का भार कितना होगा मेरे को नहीं पता है। तो अगर 10 लड़कों का औसत भार 50 है, तो आप यहां से क्या बताओगे, तो यहां से आप बताओगे 10 लड़कों का कुल भार, सीधे बताओगे 10 लड़कों का कुल भार कितना हो जाएगा 50 गुणा 10, कहने का मतलब 500 किलोग्राम, लेकिन अलग अलग लड़के का भार क्या है मेरे को नहीं पता। 10 लड़कों का टोटल करूंगा तो कितना आएगा 500 आएगा, मेरे को ये पता है। समझ आ रहा है क्या हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा, 10 लड़के होंगे, कुछ कुछ भार होगा नहीं पता क्या है, कुछ कुछ भार रहा होगा, मैंने 10 लड़कों का क्या किया होगा टोटल, फिलहाल टोटल भी नहीं पता। इस टोटल को जब उन 10 लड़कों में बराबर बराबर बांटा होगा, तो प्रत्येक लड़के को कितना मिला होगा 50 50 मिला होगा। तो टोटल तो मैं बता दूंगा कितना 50 इंटू 10 मतलब कितना 500, लेकिन एक्चुअल में किस लड़के का भार कितना है अभी भी मेरे को नहीं पता है। औसत का मतलब वो बराबर वाला हिस्सा, ये मेरे को पता है। अब बराबर वाला हिस्सा पता होने से टोटल तो बता दोगे आप, लेकिन एक्चुअल में किस लड़के का भार कितना है मेरे को नहीं पता है। इसी प्रकार ये देखिए, अगर मैं एग्जांपल बोलता हूं 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियों की औसत आयु, 20 लड़कियों की औसत आयु 30 वर्ष है, 20 लड़कियों की औसत आयु 30 वर्ष है, मतलब वो बराबर वाला हिस्सा क्या है 30, वही होगा ना। 20 लड़कियां हैं, टोटल किया होगा उनकी आयु का, फिलहाल वो टोटल भी नहीं पता। 20 लड़कियां हैं, कुछ कुछ आयु होगा इनका, मैं टोटल किया होऊंगा, फिलहाल वो टोटल मेरे को नहीं पता। इस टोटल को उन 20 लड़कियों में बराबर बराबर बांटा, तो प्रत्येक को कितना मिला है 30 मिला है। तो यहां से आप क्या बता सकते हैं, 20 लड़कियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी, 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा 600 वर्ष। सोच पाने क्या हुआ होगा,
20 लड़कियां होंगी, अलग अलग लड़की की आयु कुछ होगी, मेरे को नहीं पता। मैं इन 20 लड़कियों का टोटल एज निकाला होगा। इस टोटल को उन 20 लड़कियों में जब बराबर बराबर बांटा होगा तो प्रत्येक लड़की को कितना मिला होगा? 30-30 मिला होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 इंटू 20 मतलब कितना? 600। लेकिन अलग अलग किस लड़की की आयु कितनी है मेरे को नहीं पता। पूरा कॉन्सेंट्रेट इसी में करिए। ये टोटल निकालने का दो तरीका है, या तो आप अलग अलग बता दो मेरे को, मैं टोटल बता दूंगा। ये छुपा लो तो फिर औसत बता दो, औसत बताओगे तो भी मैं टोटल बता दूंगा। लेकिन इस स्थिति में अलग अलग नहीं बता पाऊंगा। अगर ये सब डेटा छुपा के आप केवल मेरे को 10 दिखाओगे तो मैं टोटल तो बता दूंगा कितना? 30। लेकिन अलग अलग किसके पास कितना रुपया है मेरे को नहीं पता है। औसत का मतलब वो बराबर वाला हिस्सा, एकदम सिंपल सी बात। 3 लड़कियों का औसत भार 40 मतलब प्रत्येक को 40 40 40 दो, टोटल कितना? 120। 10 लड़कों का औसत भार 50 मतलब प्रत्येक को 50 50 दो, टोटल कितना? 500। 20 लड़कियों की औसत आयु 30 वर्ष मतलब प्रत्येक को 30 30 दे दो, टोटल कितना? 600। लेकिन अलग अलग किसका आयु कितना नहीं पता, अलग अलग किसका भार कितना मेरे को नहीं पता। टोटल पता रहेगा मेरे को। बनेगा यहां तक? जैसे मान लो मैंने बोला कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, उस क्रिकेट खिलाड़ी का 10 मैच में औसत रन 80 है। कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, उसका 10 मैच में औसत रन 80 है, तो 10 मैच में कुल रन कितना हो जाएगा? 800। प्रत्येक मैच में 80 80 दे दो। 10 मैच में औसत रन 80 है तो 10 मैच में उसका कुल रन कितना हो जाएगा? 80 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 800। लेकिन अलग अलग मैच में कितना बनाया मेरे को नहीं पता। मेरे को ये पता है कि 10 मैच में टोटल कितना बनाया? 800। समझ आ रहा है? 10 मैच में औसत 80 मतलब प्रत्येक मैच में कितना कितना दे दो? 80 80 दे दो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 800। लेकिन अलग अलग मैच में कितना बनाया मेरे को नहीं पता है। बैठ रहा है दिमाग में औसत क्या होता है? यहां तक देखिए एक बार, कुछ डाउट है तो पूछिए। ऑनलाइन में यहां तक समझ आया आप लोग को? बनेगा यहां तक? तो अभी तक इस लेक्चर में क्या क्या हुआ देख लीजिए, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस पे बात किया था, ये पहले भी कर चुका था। बहुत ज्यादा बात नहीं किया हूं क्योंकि ऑलरेडी 1-2 क्लास ले चुका हूं। तो सिलेबस पे बहुत ज्यादा बात नहीं किया हूं, केवल आपको समझाया हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स सिलेबस में है, कैसे मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, क्या क्या चलेगा, क्या होगा। नया चैप्टर स्टार्ट किए थे औसत। मैंने बोला यहां से मिनिमम 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, मिनिमम 2 प्रश्न, ज्यादा हो सकते हैं। बेसिक सा फॉर्मूला जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस पे बात किए। मन में अगर आप लोगों के ऐसा कुछ आ रहा होगा तो ठीक है, अभी के लिए उसको छोड़ दीजिए, आगे चलकर बात करेंगे ही। मन में अगर ऐसा कुछ आ रहा होगा तो भी छोड़ दीजिए, आगे चलकर बात करेंगे उस पर। फिलहाल सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या को लेकर चलना है आपको। परिमाण 2 4 6 8 10, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या कर दीजिए, औसत मिल गया 6। औसत की परिभाषा को आपने समझा कि ए के पास 5 रुपया, बी के पास 10 रुपया, सी के पास 15 रुपया। तो आपने बोला औसत का परिभाषा क्या है? सभी मानों को जोड़कर प्रत्येक व्यक्ति में बराबर बराबर बांटिए। तो सभी मानों को जोड़ा तो 30 आया, इस 30 को तीनों में बराबर बराबर बांटा तो प्रत्येक व्यक्ति को मिला 10 10 और 10। यही बराबर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? औसत। समझ आ रहा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज, ऐसा बोल सकते हैं आप। अब यहीं पे एक और मेन कंसेप्ट निकल के आया कि इस टोटल को, ये जो टोटल है, इस टोटल को निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका कि आपके पास अलग अलग पता है कितना कितना रुपया कौन रखा है तो टोटल बता दो। अगर ये नहीं पता है तो फिर औसत बता दो। औसत का मतलब ये बराबर वाला हिस्सा आपने मुझे बता दिया। अगर ये बराबर वाला हिस्सा मुझे आपने बताया तो मैं टोटल तो बता ही दूंगा। लेकिन इस स्थिति में अलग अलग एक्चुअल में किसके पास कितना रुपया है वो नहीं बता सकता। इसके बाद आगे बढ़ा मैं, यहां पर मैंने बोला कि ए बी सी का अलग अलग भार आपको दिया था, आप औसत भार बताइए, तुरंत बता दिया। सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। यहां पे औसत भार दिया था तो सबसे पहला काम क्या होगा? टोटल बताएंगे, और टोटल परिभाषा के अकॉर्डिंग बताएंगे। ऐसे करने में लेंदी हो जाएगा।
3 लड़कियों का औसत भार 40, प्रत्येक को 40 40 40 दे दो, टोटल 120। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट मैंने लिए, 10 लड़कों का औसत भार 50, प्रत्येक को 50 50 दे दो, टोटल कितना 500। 20 लड़कियों की औसत आयु 30, प्रत्येक को 30 30 दे दो, टोटल कितना हो जाएगा 600। 10 मैच में औसत रन 80 है, तो प्रत्येक मैच में 80 80 दे दो, टोटल कितना हो जाएगा 800। लेकिन अलग अलग मैच का रन मेरे को नहीं पता, अलग अलग लड़की की आयु मेरे को नहीं पता, अलग अलग लड़के का भार मेरे को नहीं पता, औसत से टोटल बता दूंगा। दिमाग में सीधे पहला एग्जांपल ध्यान रखो, ए बी सी वाला जो बताया था, ए के पास 5 रुपया, बी के पास 10, सी के पास 15, टोटल मिल गया 30। टोटल को निकालने का एक और तरीका, आप एवरेज मेरे को बता दो। एवरेज बताया 10, मतलब वो बराबर वाला हिस्सा क्या है 10, टोटल कितना 30 बन जाएगा। चलिए अब ये पूरा चैप्टर जो है 2 पार्ट में चलता है, ये पूरा चैप्टर चलेगा 2 पार्ट में। अभी तक जितनी बात किए हो केवल औसत को समझा रहा था, अब ये पूरा चैप्टर चलता है 2 पार्ट में। पहला जो पार्ट है, यहां से अभी रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें प्रश्न बने हैं। जैसे महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था, वहां पर एक प्रश्न बना था, एक सहकारिता के एग्जाम में प्रश्न बना था। यहां पर क्या होगा देखिए, परिमाण आपको लिखने होंगे। पहला जो पार्ट है इसमें क्या होगा, परिमाण आपको लिखने होंगे, परिमाण लिखने होंगे, उसके बाद उन परिमाणों का औसत निकालना होगा। परिमाण लिखेंगे पहले, उसके बाद उन परिमाणों का औसत आपको निकालना होगा। ये पहला पैटर्न होता है, परिमाण लिखो, परिमाणों का औसत निकालो। अब परिमाण लिखने का मतलब, जैसे मैं बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, तो परिमाण क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। परिमाण खुद से लिखने हैं, उसके बाद उन परिमाणों का औसत निकालना है। तो यहीं पे बताऊंगा कब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करने पर भी औसत मिलता है, कब मध्य पद को ही औसत बोल दोगे आप। कंसेप्ट आएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करने पर भी औसत प्राप्त होता है, लेकिन हर जगह पर नहीं होता है। बीच वाले पद को भी औसत बोलते हैं, लेकिन हर जगह पर नहीं बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं, वो समझाऊंगा। माध्यिका का कंसेप्ट समझेंगे, औसत के साथ माध्यिका का क्या रिलेशन बनता है ये समझ जाएंगे, तो जो सहकारिता में प्रश्न आया था, अपेक्स बैंक वाला जो एग्जाम हुआ था सहकारिता वाला, और महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था, उसके प्रश्नों को 5-5 सेकंड में बना लेते आप, 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगता आपको, प्रश्न पढ़ते और आंसर बोलते तुरंत आप। अगर आपको कंसेप्ट पता है माध्यिका का, कि माध्यिका और औसत में क्या संबंध बनता है, अगर ये कंसेप्ट आपको पता रहेगा, तो जो सहकारिता का एग्जाम हुआ था, जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था, उनके प्रश्नों को 10 सेकंड 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगाते आप। कराऊंगा उन प्रश्नों को, माध्यिका बताऊंगा क्या संबंध होता है औसत का माध्यिका के साथ। माध्यिका मतलब होता है मीडियन, तो औसत और माध्यिका का संबंध क्या होता है वो जान लेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं प्रश्न में फिर। तो पहला जो पैटर्न है, इसमें परिमाण आपको लिखने होंगे और परिमाणों का औसत निकालना होगा। दूसरा जो पैटर्न है पूरा परिभाषा पर चलेगा, पूरा परिभाषा पर चलेगा दूसरा पैटर्न। इसमें जनरली औसत आपको दिया रहेगा, औसत आपको गिवन रहेगा। यहां से सबसे पहला काम होगा आप टोटल निकालेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे, दिखते जाएगा क्या करना है कैसे करना है। औसत आपको दिया रहेगा, आप टोटल निकालो, टोटल के बाद प्रोसीड करो प्रश्नों को, समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले पहले पैटर्न पे काम करते हैं। पहला पैटर्न जो है इस पे प्रश्न देखेंगे, लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे पहला पैटर्न चलेगा और 1.5-2 घंटे आपका दूसरा पैटर्न चलेगा। चलिए पहले पैटर्न पे पहला प्रश्न लिखिए। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? परिभाषा अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, जैसे मैं बोलते जाता हूं कंसेप्ट को भी लिख लिया करो। अगर आपको लगता है कि भूल जाते हैं आप, तो कंसेप्ट को भी लिख लिया करो, जो मैं चीजें बोलता हूं उसको भी लिख लिया करो। समय पर्याप्त दे रहा हूं मैं, एक ही चीज को मैं 3-4 बार ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो आपके मन में जो डाउट आएगा वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ आपके मन में रहता है तो बिल्कुल पूछ सकते हो आप। यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या? चलो पहला क्वेश्चन लिखो फिर, सिंपल सा प्रश्न एक।
3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात करें। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल्स। सिंपल सा प्रश्न है ये, तो बनाओ, कोशिश करो। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात करें। ऑनलाइन वाले बनाओ भाई, सभी लोग। 9 आएगा। सिंपल प्रश्न है ये, बनना चाहिए, कोशिश करिए भाई। 3 के प्रथम 5 गुणज, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। लखनलाल, लक्ष्मी, विधि, ठीक। बाकी लोग भी ट्राई करिए। राहुल तिवारी, हाँ बहुत बढ़िया। रवि कुमार, ठीक। आएगा 9। 3 के प्रथम 5 गुणज, 9 आएगा। 3 के गुणज मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होंगे? 3 के गुणज पता है? 3 का पहला गुणज 3, 3 एकम 3। गुणज मतलब 3 का 1 में गुणा करो तो 3 का पहला गुणज मिलेगा 3। 3 का 2 में गुणा करो तो 3 का दूसरा गुणज मिलेगा 6। 3 का 3 में गुणा करो तो 3 का तीसरा गुणज 9। 3 का चौथा गुणज 12। 3 का पांचवा गुणज 15। ये हो गए 3 के प्रथम 5 गुणज। 3 के प्रथम 5 गुणज, 3, 6, 9, 12, 15। यह है परिमाण, इन्हीं को बोला जाता है परिमाण। परिमाण मतलब ऑब्जर्वेशंस। तो 3 के प्रथम 5 गुणज, 3, 6, 9, 12, 15, इनका औसत निकालना है। फिलहाल औसत निकालने का एक ही फॉर्मूला आपके पास है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। सभी परिमाणों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 45 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा? 9। समझ आ रहा है? एक ही तरीका फिलहाल आपके पास है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो सभी परिमाणों को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाई परिमाणों की संख्या। परिमाण दिया नहीं रहेगा, परिमाण खुद से लिखना पड़ेगा। दे ही देगा तो प्रश्न में बचेगा कुछ नहीं। तो परिमाण खुद से लिखिए, उनका औसत निकालिए। 3, 6, 9, 12, 15 ये 3 के प्रथम 5 गुणज है। जो 3 का टेबल पढ़ते हैं आप, वही है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये देखिए 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 पचे 15। ये है 3 के प्रथम 5 गुणज। ये है 3 के प्रथम 5 गुणज। इनका औसत निकालना है तो इनका औसत आसानी से आप बता सकते हैं। सभी परिमाणों को जोड़िए, डिवाइड बाई परिमाणों की संख्या। दूसरा प्रश्न लिखिए फिर। लिखिए 7 के प्रथम 5, 7 7, 7 के प्रथम 5 विषम गुणज, 7 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत ज्ञात करें। 7 के प्रथम 5 विषम गुणज, सम और विषम पता है ना? सम संख्या विषम संख्या पता होगी। तो 7 के प्रथम 5 विषम गुणज, 7 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत ज्ञात करें। कितना? 35। बनाओ, कोशिश करो, बनेगा। आगे चलकर बहुत आसान हो जाएंगे ये प्रश्न। 35 आएगा। देखना भी बताऊंगा, कहीं कहीं पे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 भी करेंगे, कहीं कहीं पे मध्य पद को भी औसत बोलेंगे। आ गया 35। प्रथम 5 विषम गुणज, बहुत बढ़िया। दिव्या, राहुल, लक्ष्मी, नेहा, विधि, लखनलाल, बहुत बढ़िया। आ गया 7 के प्रथम 5 विषम गुणज।
एक बात समझ लो, सम और विषम कहां से आया, क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक देख लो एक बार, नहीं जानकारी होगी तो देख लीजिए एक बार। एक होती है प्राकृत संख्या, जानते हैं क्या होती है ये? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होगा ना। प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अभी आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। तो वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं आप? प्राकृत संख्याएं। अब किसी भी वस्तु को आप गिनना स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे? 1 से। चेयर्स को काउंट करना स्टार्ट करो, कहां से करोगे? 1 से। विद्यार्थियों की संख्या को काउंट करना स्टार्ट करो, कहां से करोगे? 1 से। वस्तु सजीव हो या फिर निर्जीव हो, आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से। जैसे मान लीजिए रूम में कोई भी चेयर नहीं है और आपसे मैं पूछा रूम में कितनी चेयर है, तो आप ऐसा बोलेंगे क्या रूम में 0 चेयर है? 0 का प्रयोग थोड़ी करते हैं, आप क्या बोलेंगे? कोई चेयर नहीं है। मान लो रूम में कोई विद्यार्थी नहीं है, आपसे मैं पूछा रूम में कितने विद्यार्थी है, तो आप बोलेंगे कोई भी नहीं है। आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे 0 विद्यार्थी है, 0 चेयर है। 0 का यूज काउंटिंग में करते ही नहीं है। एकदम सिंपल सी बात, या तो कोई वस्तु मेरे पास होगी या तो नहीं होगी। नहीं है मतलब नहीं है मतलब कहां से है? 1 से। समझ आ रहा है? कोई भी वस्तु या तो मेरे पास होगी या तो नहीं होगी। अगर कोई वस्तु मेरे पास है मतलब कहां से होगी? वो 1 से होगी। नहीं है मतलब नहीं है यार। कोई विद्यार्थी नहीं है, कोई कुर्सियां नहीं है, कोई पंखा नहीं है। बोलते हैं ऐसा ना, ऐसा थोड़ी बोलते रूम में 0 पंखा लगा है यार, रूम में कोई पंखा नहीं है। ऐसा थोड़ी बोलते रूम में 0 चेयर रखी है, रूम में कोई भी चेयर नहीं है, रूम में कोई विद्यार्थी नहीं है, ऐसा बोलते हैं आप। 0 का प्रयोग नहीं करते हैं। वस्तु सिंपल सी बात है, या तो मेरे पास होगी या तो नहीं होगी। अगर है तो 1 से स्टार्ट होगी। तो प्राकृत संख्या की परिभाषा बनती है वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, उनको बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो स्टार्ट कहां से होगी? 1 से। ये होती है प्राकृत संख्या। अच्छा, इसमें दशमलव वाली संख्या आएंगी क्या? जैसे 2.5, इसमें आएगा क्या? 6.4 आएगा क्या? 3.56, ऐसी संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में आएंगी क्या? नहीं आएंगी। गिनने में ऐसी संख्याओं का यूज होता है क्या? आप ऐसा बोलते हैं क्या 2.5 चेयर्स हैं, 3.6 लड़के हैं, 7.3 लड़कियां हैं, ऐसा कभी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। तो गिनने में दशमलव वाली संख्याओं का यूज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। गिनने में 0 भी यूज नहीं होगा, दशमलव वाली संख्याएं भी यूज नहीं होंगी। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगी। दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल नहीं होंगी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। और सबसे बड़ी पता ही नहीं है। जो नहीं पता उसी को क्या लिखते हैं आप? अनंत। जो नहीं पता, अस्तित्व में ही नहीं है, कहां तक जाएगा पता ही नहीं मेरे को। आप बताओ ना सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, बता ही नहीं सकते यार। स्टार्ट करो 1 से, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते 100 आ जाएगा, फिर 1000, फिर लाख, करोड़, अरब, खरब, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। क्या आएगा बताओ ना अंतिम छोर में? पता ही नहीं यार, कभी काउंटिंग पूरा ही नहीं हो सकता। सोच के देखो ना यार, अंतिम में क्या आएगा पता ही नहीं है। क्या आएगा कभी खत्म ही नहीं होगा यार। ये ऐसी चीजें जो कभी खत्म ही नहीं होगी। आप पूरे जीवन भर, आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि काउंटिंग करना, वो भी पूरा नहीं कर सकते आप। समझ आ रहा है? आप बैठ जाइए आज से काउंटिंग करना कि पूरे जीवन भर केवल काउंटिंग करना है, कहां तक जाएगा देखते हैं। तो आप निकल लेंगे लेकिन काउंटिंग पूरा नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? आप निकल लेंगे लेकिन काउंटिंग पूरा नहीं हो पाएगा। आप बताओ ना, अगर मैं बोला सबसे बड़ी संख्या क्या लिखोगे, बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे लिख सकता हूं मैं। ये देखो लिखते जाओगे देखो। आप बोलोगे बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकता हूँ, क्या लिखोगे बताओ ना। ये देखो इधर बोर्ड खत्म हो जाएगा, फिर दीवार खत्म हो जाएगा, उड़ान से बाहर निकल जाओगे, फिर बिलासपुर से बाहर निकल जाओगे, छत्तीसगढ़ से बाहर निकल जाओगे, फिर दुनिया से ही बाहर निकल जाओगे। तो बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या लिख ही नहीं सकते आप। एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो अस्तित्व में ही नहीं है। लिख ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, होती ही नहीं है। छोटी तो होती है, सबसे छोटी क्या है? 1। लेकिन सबसे बड़ी अस्तित्व में ही नहीं है, होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अनंत कोई नंबर नहीं है। अनंत तो जहां तक मेरी पहुंच नहीं है उसी को क्या बोलते हैं? अनंत।
भगवान शंकर को भी तो बोलते हैं ना आदि अनंत, बोलते हैं क्या ऐसा कुछ? तो जहां तक मेरी पहुंच ही नहीं है उसी को बोलते हैं अपन अनंत। तो बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, कुछ बता ही नहीं सकते आप। बचपन से ये तो सिखाए हैं कि 1 से स्टार्ट करो, लेकिन कहां तक जा सकते हो नहीं बताया गया है। समझ आ रहा है? क्योंकि होता ही नहीं तो क्या बताएंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अस्तित्व में ही नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होगी? 1 से। वे संख्याएं जो गिनने के काम में आएंगी, चलते रहेंगी, ऐसे कहां तक जाएंगी मेरे को पता ही नहीं है। ध्यान क्या रखना है, सबसे छोटी क्या है? 1 है। दशमलव वाली संख्याएं प्राकृत संख्या में शामिल होंगी क्या? नहीं होंगी, क्योंकि गिनने के काम में ऐसी संख्याएं यूज नहीं होती। बनेगा यहां तक? अब इसी में जो 2 से भाग जाएगा उसको क्या बोल देंगे? समप्राकृत। इसी में जो 2 से भाग जाएगा वो कहलाएगा समप्राकृत, और जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो क्या कहलाएगा? विषम प्राकृत। इंग्लिश में बोलते हैं इवन नेचुरल और ऑड नेचुरल। इंग्लिश में बोलेंगे इवन नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर। आप देख पा रहे हैं, प्राकृत संख्याओं में जो जो 2 से भाग जाएगा वो क्या कहलाएगा? समप्राकृत। 2, 4, 6, 8, कहां तक जाएगा नहीं पता है। जो 2 से भाग नहीं जाएगा वो क्या कहलाएगा? विषम प्राकृत। 1, 3, 5, 7, ये क्या कहलाएगा? विषम प्राकृत। बन जाएगा यहां तक? तो बेसिक बातें साथ साथ में बताते चलूंगा, उसकी चिंता मत करिए, समझ में पूरा आएगा आपको। प्राकृत संख्या समझ आया, उसमें जो 2 से भाग गया वो सम, और जो 2 से भाग नहीं गया वो विषम। -2 को सम संख्या बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। प्राकृत में -2 आता है क्या? नहीं। तो कहा का सम में आ जाएगा। 0 को सम बोलेंगे क्या? देखना आधे लोग पढ़ाएंगे 0 को सम बोलते हैं, आप विकिपीडिया में देखना 0 को सम बोल देता है, लेकिन पहली सम संख्या क्या है? 2 है। समझ आ रहा है? लोकल कोचिंग्स की बुक देखना आप, -2 को बोलते हैं सम संख्या है, -4 को बोलते हैं सम संख्या है। सिंपल सी बात है, प्राकृत संख्या 2 पार्ट में टूटेगा, प्राकृत संख्या टूटेगा 2 पार्ट में। जो 2 से भाग गया वो क्या कहलाएगा? सम। जो 2 से भाग नहीं गया वो विषम। प्राकृत में 0 नहीं है तो सम और विषम में काहे का 0 यार? प्राकृत में नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो सम और विषम में काहे का नेगेटिव नंबर्स आ जाएगा? एकदम सिंपल सी बात। प्राकृत संख्याओं में जो 2 से भाग गया वो सम, जो 2 से भाग नहीं गया वो विषम। अब प्रश्न क्या था अपना? तो प्रश्न था अपना कि 7 के प्रथम 5 विषम गुणज। तो 7 के प्रथम 5 विषम गुणज, तो 7 का पहला गुणज 7, दूसरा होगा 14, तीनों तो सम हो गया। अगला विषम कौन सा आएगा? 21। इसके बाद 28 आएगा जो कि सम हो जाएगा। तो अगला विषम कौन सा आएगा? 35। इसके बाद 42 आएगा जो कि सम हो जाएगा। तो अगला विषम कौन सा आएगा? 49। इसके बाद 56 आएगा जो कि सम हो जाएगा। तो अगला विषम कौन सा आएगा? 63। विषम को ही लेने बोला है। समझ आ रहा है? 7 के गुणज अगर आप देखेंगे तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, चलते रहेगा। कितने गुणज होते हैं 7 के? नहीं पता, चलते रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 10 ही होते हैं बस, 7 दाम 70 तक पता है, आगे भी होगा ना। 70 के बाद क्या होगा? 77, 84, चलते रहेगा चलते रहेगा। तो बोल क्या रहा है? 7 के प्रथम 5 विषम गुणज, ये 7 शामिल होगा, 21, 35, 49 और 63 लिख दिया मैं। अब इनका औसत निकालना है, तो फिलहाल आपके पास एक ही तरीका है, जिनको पता होगा अच्छी बात है। फिलहाल आपके पास एक ही तरीका है, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। तो सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या जोड़ने पर क्या आया है? 175 जोड़ लेंगे, डिवाइड बाई कितना? 5, कट करिए, 5 किया 15, फिर कितना? 5 पचे 25। बनेगा यहां तक? आगे चलकर इतना काम नहीं करना पड़ेगा, सीधे 35 का औसत बोल देंगे इस प्रश्न में। हर जगह नहीं, इस प्रश्न में सीधे 35 का औसत बोल देते। कैसे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, चर्चा करेंगे आगे चलकर। फिलहाल इन 2 प्रश्नों में कोई डाउट तो नहीं है? देख लीजिए, पहला प्रश्न था सीधा सीधा 3 का प्रथम 5 गुणज लिख दिए, 3, 6, 9, 12, 15।
परिमाण मिल चुके हैं, उसके बाद औसत सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। उसके बाद दूसरा प्रश्न आपने देखा 7 के प्रथम 5 विषम गुणज, विषम 7 के प्रथम 5 गुणज बोलता तो 7 के प्रथम 5 गुणज मिल जाते आपको, 7, 14, 21, 28, 35, लेकिन विषम बोला है तो 7 के प्रथम 5 विषम गुणज ये हो जाएंगे, इनका औसत बता दिए, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखेंगे 24 के सभी गुणनखंडों का, 24 के सभी गुणनखंडों का, 24 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के सभी गुणनखंडों का औसत। अब सोचिए 24 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं। गुणज तो ठीक है, समझ में आ गया, गुणनखंड क्या होते हैं, ये दो वर्ड हैं, गुणज और गुणनखंड। गुणज तो आपको समझ आ गया, गुणनखंड पे काम करो, ट्राई करो। 24 के सभी गुणनखंडों का औसत, कोशिश करो भाई। कितना रहा है? 8। और बाकी लोग का क्या रहा है? 24 के सभी गुणनखंडों का औसत, 24 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होता है? गुणनखंड, ठीक। देखो गुणनखंड को समझ लो, ध्यान से समझेंगे, गुणनखंड को समझ लो, खुद से लिखेंगे इसका आप लोग, मैं एक बार बता देता हूं। गुणज तो समझ आ गया ना, 6 के गुणज बोलूंगा तो बता देंगे ना, 6 के गुणज क्या क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, चलते रहेगा चलते रहेगा। समझ आ रहा? प्रथम 5 बोलेगा तो प्रथम 5 लिख दो, प्रथम 4 बोलेगा तो प्रथम 4 लिख दो। गुणज का मतलब आपको समझ आ गया, जो टेबल आप पढ़ते हैं, जो पहाड़ा पढ़े हैं, वही क्या होता है? गुणज होता है। गुणनखंड का मतलब समझेंगे, अगर मैं 6 के गुणनखंड आपको लिखने बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं 6 के गुणनखंड आपको लिखने बोल रहा हूं, जिससे जिससे 6 भाग जाएगा वो सब 6 के गुणनखंड। एकदम सिंपल साधारण भाषा में, जिससे जिससे 6 भाग जाएगा वो सब 6 के गुणनखंड। तो 6 किससे किससे भाग जाएगा बताओ तो? 1 से स्टार्ट करो पहले, सब के गुणनखंड में 1 तो आएगा ही। तो 6 किससे किससे भाग जाएगा? 1 से, उसके बाद 2 से, उसके बाद फिर ये हैं 6 के गुणनखंड। जिससे जिससे 6 भाग जाएगा वो सब 6 के गुणनखंड। समझ आ रहा है? तो 6 किससे किससे भाग जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। 1 तो सब के गुणनखंड में आएगा, सब के गुणनखंड में, क्योंकि 1 से तो सभी भाग जाते हैं। गुणज और गुणनखंड ये दो चीजें हैं, बार बार यूज होती हैं। गुणज का मतलब आपको समझ आ गया होगा, 6, 12, 18, 24। अगर 6 के गुणज बोला मतलब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 चौको 24, ऐसे चलते रहेगा। तो आपको गुणज तो समझ में आ गया, 6, 12, 18, 24 ऐसे चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा। गुणनखंड का मतलब जिससे जिससे 6 भाग जाएगा वो सब 6 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से भाग जा रहा है। अच्छा, 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1, 2, 4, 1, 2, 4। आप 24 के गुणनखंड लिख पा रहे होंगे, लिख लिए? क्या क्या होंगे 24 के गुणनखंड? 1, उसके बाद फिर 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 ये होंगे 24 के गुणनखंड। जिससे जिससे 24 भाग जाएगा वो सब 24 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो 24 किससे किससे भाग जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 8 से, फिर 12 से, फिर 24 से। औसत निकालिए। फिलहाल एक ही तरीका आपके पास है, सभी परिमाणों का योग, सभी परिमाणों का योग। ये देखिए, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। कितने परिमाण हैं? 8 है क्या?
डिवाइड बाई कितना करिए 8, जोड़िए क्या आएगा 24 और 12 कितना 36, 36 और 6 42 और 8 कितना 50, 54, 54 3 57, 57 2 59, 59 और 1 कितना 60, 60/8, 8 सत्ते कितना 56, 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, 8 पंचे कितना 40, 7.5, 7.5 आएगा। विधि रवि कुमार, ठीक, जिनका 8 आ रहा था गलत है, ध्यान रखिएगा, एक को नहीं छोड़ सकते, थोड़ा मिस्टेक होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। एक तो सबके गुणनखंड में आएगा, तो गुणज और गुणनखंड को लेके डाउट तो नहीं आएगा ना। 6 के गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल्स, अभी तो जब गुणज का प्रश्न आया तो बोल रहा था प्रथम 5, समझ आ रहा है, क्योंकि गुणज कितने होते हैं अनंत, तो आपको बोलेगा प्रथम 5, प्रथम 4, प्रथम 6, ऐसा बोलेगा। अगर मैं केवल ऐसा बोल दूंगा ना 3 के गुणज का औसत निकालो, तो आप बोलेंगे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, 3 के अनंत गुणज होते हैं यार, कैसे निकाल दूंगा औसत में, समझ आ रहा है। लेकिन मैं 3 के गुणनखंड को औसत बोल सकता हूँ, क्योंकि वो तो लिमिटेड है। तो यहां पर देख सकते हैं 6 के गुणज अगर मैं बोला तो 6 के गुणज तो अनंत हो जाएंगे, बहुत सारे गुणज है 6 के, खत्म ही नहीं होंगे कभी, 6 12 18 24 30 चलते रहिए, खत्म ही नहीं होगा कभी। लेकिन 6 के गुणनखंड बोला तो फिर जिससे जिससे 6 भाग जाएगा वो 6 के गुणनखंड में आएगा, 1 2 3 और 6, समझ आ रहा है। 24 के गुणनखंड बोला तो जिससे जिससे 24 भाग जाएगा, तो 24 किससे किससे भाग जाएगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से 12 से और 24 से, तो ये सब 24 के गुणनखंड में शामिल होंगे। इनका औसत निकाल दीजिए, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या 60/8 कितना आ जाएगा 7.5 बनेगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, गुणज और गुणनखंड को समझ पा रहे हैं। चलिए एक और फॉर्मूला आप देखते हैं, एक और फॉर्मूला आएगा अब औसत का। समांतर श्रेणी जैसा कुछ सुने हैं क्या, समांतर श्रेणी इंग्लिश में बोलते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होता है, हाँ समान अंतर श्रेणी, इसको विच्छेद कर दीजिए। समांतर मतलब क्या, समान अंतर श्रेणी, जब पदों में अंतर क्या होगा समान। कैसे पहचानेंगे कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में, थोड़ा ध्यान से समझना, जो तरीका बता रहा वैसा ही सोचना, ताकि आगे जाके कभी समांतर श्रेणी पढ़ने का मौका मिले आपको तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। ये कोई श्रेणी है, समांतर श्रेणी में है क्या, ये 2 4 6 8 10 12 ये कोई श्रेणी है, क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। कैसे पहचानेंगे, देखो आगे वाले से पीछे वाले को घटाना, जस्ट आगे वाले से पीछे वाले को, समझ आ रहा है, आगे वाले से पीछे वाले को। तो 4 से 2 को घटाया कितना आएगा, 6 से 4 घटाया 2, 8 से 6 घटाया 2, 10 से 8 घटाया 2, 12 से 10 घटाया 2, अंतर क्या आ रहा है समान। कहने का मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाया, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाया, पांचवें पद में से चौथे पद को घटाया, मतलब आगे वाले से जस्ट पीछे वाले को माइनस करना। अगर ये अंतर समान आ रहा है तो ऐसी श्रेणी को आप क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। अगर अंतर समान आ रहा है, देखिए समांतर श्रेणी का मतलब समझ आ रहा है, समान अंतर श्रेणी, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करिए, आगे वाले से जस्ट पीछे वाले को। तो 4 में 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में 8 गया 2, 12 में 10 गया 2, अंतर क्या है समान। इसका मतलब ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। जैसे ये बताओ तो है कि नहीं, आराम से देखना और बताना, ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं है, है? कैसे बताए, 8 में 5 गया 3, 11 में 8 गया 3, 14 में 11 गया 3, 17 में 14 गया 3, 20 में 17 गया 3, समझ आ रहा है। दूसरे पद में से पहले को माइनस करो, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, पांचवे में से चौथे को, आगे वाले से जस्ट पीछे वाले को माइनस करो। अगर अंतर समान आ रहा है तो श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी। अब ध्यान रखिए, अगर श्रेणी समांतर श्रेणी में है, अगर श्रेणी समांतर श्रेणी में है
तो औसत सीधे आप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करके। ये दूसरा फॉर्मूला औसत का निकल के आया, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? श्रेणी होनी चाहिए समांतर श्रेणी में। अगर श्रेणी समांतर श्रेणी में है, अगर श्रेणी समांतर श्रेणी में है, तो औसत सीधे बता सकते हो आप प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करके। इसके लिए ध्यान रखिएगा, श्रेणी समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, कंपलसरी है। अगर श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो औसत आप सीधे बताएंगे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। कहां से आया फॉर्मूला, पता है किसी को? कहां से आया? इसके लिए समांतर श्रेणी के फॉर्मूले आपको सीखने पड़ेंगे। देख लो, लिखना मत, और याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल देख लो, बता दे रहा हूं कहां से आया। समांतर श्रेणी जब आप पढ़े होंगे 9th में 10th में, इससे पहले एग्जाम के लिए तैयार किए होंगे, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल, योगफल का एक फॉर्मूला ऐसा बनता है उसमें n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है। एक और बनता है, लेकिन वहां से ये फॉर्मूला निकल के आता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। a को बोलते हैं प्रथम पद और l को बोलते हैं आप अंतिम पद। a को प्रथम पद और l को अंतिम पद बोलते हैं आप। ये क्या है? योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। औसत क्या होता है? परिमाणों के योग को परिमाणों की संख्या से भाग दे दो। तो ये परिमाणों का योग है। कितने परिमाणों का योग है? n परिमाणों का। अब इसको परिमाणों की संख्या से भाग दिया तो n और n कटा, तो औसत का फॉर्मूला क्या निकल के आया? a प्लस l बाई 2। समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा। जब समांतर श्रेणी पढ़ते हैं तो आप इस फॉर्मूले को प्रूफ भी कर सकते हैं। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग है। जब इस n पदों के योग को, जब मैं इस n पदों के योग को n से भाग दूंगा तो क्या मिलेगा? औसत। कितने परिमाणों का योग है ये? n। तो अगर n से भाग दूंगा तो क्या मिलेगा? औसत ही तो मिलेगा, क्योंकि औसत क्या होता है? सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। n परिमाणों का योग है, डिवाइड बाई n करूंगा तो औसत मिल जाएगा। a प्लस l बाई 2। a को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। l को क्या बोलते हैं? अंतिम पद बटा 2। समझ पा रहे हैं? ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए, बहुत काम का है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी, पद समांतर श्रेणी में होंगे, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। पद समांतर श्रेणी में होंगे तभी आप औसत के इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। दो फॉर्मूले आ गए आपके पास। पहला फॉर्मूला हर जगह पर लगेगा, औसत में हर जगह पर यूज कर सकते हैं, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या। ये वाला तभी यूज करना जब श्रेणी किसमें होगी? समांतर श्रेणी में। चलो देखो, तो ये दोनों प्रश्न तो बना दोगे फिर तुरंत। 3 के प्रथम 5 गुणज, देखो ये प्रश्न जो आपने सॉल्व किया था, 3 के प्रथम 5 गुणज समांतर श्रेणी में है क्या? 3, 6, 9, 12, 15 समांतर श्रेणी में है। इसका औसत डायरेक्ट आप ऐसा निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। 18 बटा 2 कितना हो गया? 9 से मैच हो रहा है। यहां पर औसत आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करके। ये देखो, इसके बाद जो एक और प्रश्न आपने लिया था, ये देखिए ये वाला प्रश्न, 7 के प्रथम 5 विषम गुणज, ये वाला प्रश्न 7 के प्रथम 5 विषम गुणज, ये भी तो समांतर श्रेणी में है। कितने का अंतर है? 14 14 का अंतर है। अंतर कितने का भी हो, समान होना चाहिए बस। औसत निकालने के लिए प्रथम पद क्या लिखेंगे? 7, अंतिम पद क्या लिखेंगे? 63 बटा कितना? कितना आएगा? 70 बटा 2। कितना आ गया? नोट कर लीजिए, दोनों को नोट कर लीजिए। जो प्रश्न किए हो वहीं पे नोट कर लो इसको। नीचे 2 आएगा ना, ध्यान रखिएगा। प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ऐसा नहीं कि नीचे परिमाणों की संख्या कर दी। फिर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करेंगे नीचे। तो जहां भी परिमाण होंगे समांतर श्रेणी में, सीधे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 कर सकते हैं। ये वाला तो हर जगह पर कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला का यूज हर जगह पर कर सकते हैं।
हर जगह पर। लेकिन प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 का यूज तभी करेंगे जब श्रेणी होगी समांतर श्रेणी में। यहां पे कर पाऊंगा क्या बताओ तो? 24 के सभी गुणनखंडों का औसत निकालना था। ये देखिए 24 के सभी गुणनखंडों का औसत, यहां पर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 कर पाऊंगा क्या? समांतर श्रेणी में है क्या? ये नहीं है। देख सकते हैं एक का अंतर, एक का यहाँ 2 का अंतर आ गया। अंतर समान नहीं है मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। और समांतर श्रेणी में अगर श्रेणी नहीं है तो औसत का एक ही तरीका, सभी परिमाणों का योग बटे परिमाणों की संख्या बनेगा। एक दो प्रश्न लिखिए बस, बाकी कल देखेंगे फिर। ये हुआ यहां तक पूरा। लिखिए प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक मतलब प्राकृत ही होता है, ठीक। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बहुत बढ़िया, देखो कितना आसान हो गया है, समझ आ रहा है? धीरे धीरे करके सारी बातें समझाऊंगा। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं लिखो। प्राकृत संख्याएं बताया था अभी मैं, 1 से स्टार्ट होती है। तो प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं लिखो, परिमाण दिखे, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो औसत निकाल दो सीधे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करके। 13 आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। रवि कुमार, दिव्या, प्रियंका, नेहा, विधि, लक्ष्मी, नयन कुमारी, ठीक है, आकांक्षा, विकी, बहुत बढ़िया। आगे 13, प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, अभी पढ़ाया था प्राकृत संख्या, याद है ना? प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, इनका औसत बताना है। तो प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट करेंगे, अंतिम में क्या आएगा? 25। प्रथम 25 मतलब शुरू की 25, जैसे बोलते हैं ना मेरिट लिस्ट जो बनता है उसमें बोलते हैं टॉप 5, टॉप 5 को मतलब क्या? प्रथम 5, शुरू के 5 को उठा लेते हैं आप। टॉप 10 मतलब क्या? प्रथम 10। अब प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। प्रथम 25 मतलब शुरू की 25 को उठाना है। शुरू की 25 मतलब 1 से लेकर कहां तक? 25 तक। ये है प्रथम 25 प्राकृत संख्याएं, इनका औसत आपको बताना है। तो इनका औसत चूंकि समांतर श्रेणी में है तो सीधे बताना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। ये देखो तो कितना आ जाएगा? 13 बनेगा यहां तक? तो डाउट तो नहीं है? सीधे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। और भी बातचीत करेंगे, कल करेंगे इस पर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। कल माध्यिका के कंसेप्ट को भी सिखाऊंगा आपको। देखना इस प्रकार के प्रश्न कल कराऊंगा, जैसे ऐसे प्रश्न देखे होंगे, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ये है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ये है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ये है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा। देखना कल कराऊंगा 6-7 प्रश्न, उससे पहले माध्यिका के कंसेप्ट को समझाऊंगा। योगफल के कुछ फॉर्मूले आएंगे, योगफल वाले भी। इस प्रकार के फॉर्मूले आप सीखे होंगे, देखे होंगे कभी। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, योग के फॉर्मूले हैं ये, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इन फॉर्मूलों पर भी काम थोड़ा करना पड़ेगा, पटवारी में पूछा गया था यहां से एक प्रश्न। तो धीरे धीरे करके सारे प्रश्न आ जाएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं आप, सारी बातें शामिल हो जाएंगी। पूरा चैप्टर होने के बाद आप औसत का कहीं से कोई भी प्रश्न उठा के करो, आपसे बनेगा। लेकिन रेगुलर आना क्लास में, क्लास को छोड़ना मत, क्योंकि मैथ्स ऐसा है कि लिंक में चलता है ये। एक लेक्चर छोड़ के एक लेक्चर आओगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा आपको। रेगुलर आओ, समझाने की जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, मैं समझा दूंगा। कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, वो मेरे पे छोड़ दो। आप रेगुलर आओ, रेगुलर क्लास अटेंड करो, कहीं पे गोल मत मारो क्लास में। और मैथ्स बहुत निर्णायक साबित होने वाला है, खासकर छात्रावास अधीक्षक में। 25 नंबर मतलब बहुत बड़ा वेटेज हो गया 100 में। 25% सीधे मैथ्स देगा आपको। और जितना पढ़ाऊंगा, जितना नोट्स में रहेगा और जितना प्रैक्टिस शीट मिलेगा, उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसका भी मैं एकदम गारंटी दे रहा हूं आपको कि क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा आपको।
और एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हूं, कहीं पे कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, समझ के पढ़ेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है आपको। बन जाएगा यहाँ तक। औसत का परिभाषा ध्यान है ना, उसको ध्यान रखेंगे, उस पे काम आगे चलकर आएगा, बहुत आएगा, आगे चलकर बहुत काम आने वाला है इस पे। चलिए, कुछ डाउट है ऑनलाइन में ऑफलाइन में किसी को भी तो पूछ सकते हैं। कल आपकी हिंदी की क्लास होगी, हो सकता है ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाए आपका, मैं 1.5 घंटे ही क्लास लूंगा, तो हो सकता है 3.5-4 घंटे भी क्लास आपकी हो, ऐसा भी संभव हो सकता है। तैयार है ना बैठने के लिए? 3.5 घंटे अगर क्लास होगी तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, क्योंकि मैं 1.5 घंटे ही लूंगा, 1 घंटे में बहुत कम हो पाता है मैथ्स का, तो मैं 1.5 घंटे क्लास ही लूंगा, बाकी फैकल्टी 1-1 घंटे ले लेंगे अपना।